मेरा नाम दयानंद साय। मेरा सेमिनार टॉपिक 5वां पेपर का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हिस्ट्री। उसके बाद देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। उसके बाद टाइप ऑफ एंजाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, कंक्लूजन और रेफरेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किसी फॉरेन डीएनए सीक्वेंस को काटने के लिए बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। मतलब जैव प्रौद्योगिकी तकनीक क्या है। नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए विज्ञान व जीवों की कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन करना ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अतः बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से पादप व जंतु जीवों के जेनेटिक गुणों को मॉडिफाइड करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स तैयार किया जाता है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी, नए किस्म की फसल, जानवर, पशु आदि। तो बायोटेक्नोलॉजी को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। यहाँ पर देखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए या फिर आरएनए को क्लोनिंग वेक्टर में क्लोन करके इसे किसी अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराकर जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त किया जाता है, या इसे हम आरडीएनए भी बोलते हैं। दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। इसको जो है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। इसमें रोगाणु रहित वातावरण बनाकर वांछित सूक्ष्म जीवों में वृद्धि कर जो है अधिक मात्रा में बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, एंटीबॉडी, एंजाइम, विनेगर आदि का निर्माण किया जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पर टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या एपरेटस इंस्ट्रूमेंट हैं। सबसे पहले फॉरेन डीएनए, वेक्टर, एंजाइम, ये 3 तरह की टूल्स होते हैं जो बहुत ही आवश्यक होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो फॉरेन डीएनए होता क्या है, इसे हम टारगेट डीएनए या क्लोन्ड डीएनए भी बोलते हैं। फॉरेन डीएनए को हम बाहरी डीएनए भी बोलते हैं। क्लियर। दूसरा है वेक्टर। वेक्टर किसी बाहरी डीएनए को क्लोनिंग करने के लिए वेक्टर की आवश्यकता होता है। तो वेक्टर के लिए हम ई कोलाई में पाया जाने वाला एक प्लाज्मिड डीएनए होता है, उसको वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। किसी फॉरेन डीएनए को इसके डीएनए के साथ जोड़कर जो है उसको क्लोनिंग किया जाता है। उसके पश्चात किसी अदर होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश करा के रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त करते हैं। तीसरा प्रकार है एंजाइम। तो हमारा मेन फोकस रहेगा एंजाइम, क्योंकि हमारा ये मुख्य टॉपिक भी है, हमारा सेमिनार टॉपिक। तो चलिए एंजाइम को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर टाइप ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है कई तरह के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लाइजिंग एंजाइम के बारे में। इसका उपयोग जो है सेल को तोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि लाइसोजाइम, सेल्यूलोज मतलब सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम, लाइपेज को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम की उपयोग किया जाता है। दूसरा है यहाँ पर ज्वाइनिंग एंजाइम। इसका उपयोग जो है किसी सेल ऑर्गेनिज्म को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि डीएनए लाइगेज हुआ, इसका काम जो है किसी डीएनए खंड को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा है क्लीवेज एंजाइम। इसका उपयोग किसी सेल को तोड़ने या फिर जोड़ने के लिए किया जाता है। और क्लीवेज एंजाइम भी 2 प्रकार का पाया जाता है। एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, यह जो है एक्सो मीन्स बाहर की तरफ, यानी डीएनए के अंतिम सिरे 5 से 3 प्राइम एंड की ओर जो है अंतिम सिरे की ओर काटता है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देख सकते हैं डायग्राम में, अंतिम सिरे को काट रहा है, इसलिए इसका नाम एक्सोन्यूक्लियस हो गया। दूसरा है एंडोन्यूक्लियस। इंड मतलब ही अंदर होता है, यानी भीतरी डीएनए के भीतरी हिस्से को काटता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं भीतर की हिस्से को काट रहा है, इसलिए हम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहेंगे।
तीसरा प्रकार का एंजाइम जो है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये होता क्या है, कैसे काम करता है, इसको हम आगे देखेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का उपयोग जो है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में फॉरेन डीएनए को काटने के लिए किया जाता है। क्लियर। इसका डिफिनेशन देखेंगे। ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए को उसके स्पेसिफिक सेंटर पर काटता है, उसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहेंगे। यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक खंड होता है डीएनए का, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है। उस स्थान को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन साइट्स या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस भी बोलते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का हिस्ट्री। यहाँ पर हिस्ट्री देखेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज स्मिथ तथा नाथन्स ने 1970 में किया था। इसके पश्चात 1970 में ही केली और स्मिथ ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की, जिसे हम हिंद-2 नाम से जानते हैं। वर्तमान में 475 प्रकार का जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज की जा चुकी है, जैसे कि इको R1, इको बी, इको पी या इको P1, इको K1, BAM1, हिंद-1, हिंद-2, हिंद-3 आदि। आगे हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्या क्या विशेषताएं हैं, देखते हैं। इसको कैसे, किस सीक्वेंस पर डीएनए को खंड को काटता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है डीएनए के खंडों के स्पेसिफिक साइट पर ही काटते हैं, जिसे हम रेस्ट्रिक्शन साइट या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए जहाज या मलयालम। जहाज को पढ़िए, जहाज को आप दाएं साइड से पढ़ेंगे या फिर बाएं साइड से, दोनों तरफ से पढ़ेंगे फिर भी जहाज ही पढ़ेंगे। उसी प्रकार से मलयालम को भी, मलयालम को दाएं तरफ से पढ़ेंगे या फिर बाएं तरफ से, दोनों तरफ से पढ़ेंगे फिर भी मलयालम ही आएगा। इसी सिद्धांत पर जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए के स्पेसिफिक सेंटर पर काटता है। आगे से काटे फिर भी वही पड़ेगा, और पीछे से भी काटे फिर भी वही चीज़ पड़ेगा। इसी सिद्धांत पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स बनता है और उसी सीक्वेंस पर काटता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस एंजाइम में डीएनए में उपस्थित फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूक्लियोटाइड खंड टूट जाते हैं। यहाँ देखिए GAACTT TTC, यहाँ पर देखिए एडिनिन थाइमिन के साथ जुड़ा है और थाइमिन एडिनिन के साथ जुड़ा है। साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, साइटोसिन ग्वानिन। और डीएनए के इसी बेस पेयर को ही हम रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहता है। डीएनए में विशिष्ट खंड क्या होते हैं, यही बेस पेयर होता है, एडिनिन थाइमिन, थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन। यही चीज़ होते हैं जो स्पेसिफिक सेंटर कहलाते हैं, क्योंकि थाइमिन केवल एडिनिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन और थाइमिन एडिनिन। इसी सीक्वेंस पर जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काटता है और डीएनए को उसी सीक्वेंस पर जोड़ता है। इसी को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं। समझ में आया बात। आगे हम देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किस प्रकार से डीएनए खंड को जोड़ता है और काटता है, उसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट के द्वारा समझेंगे। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए डायग्राम में मान लीजिए यहाँ ये हमारा वेक्टर डीएनए है। वेक्टर डीएनए सर्कुलर होता है, पर जोड़ने के टाइम ये लीनियर रूप में आ जाता है। तो ये हमारा वेक्टर डीएनए है, जो प्लाज्मिड हो सकता है या कुछ और, प्लाज्मिड कॉस्मिड कुछ भी हो सकता है, वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। और दूसरा है फॉरेन डीएनए। इसको हम बाहरी डीएनए, टारगेट डीएनए या फिर किसी विशिष्ट जीव के जीनोम को हम खंडित करके जो है वेक्टर के साथ क्लोन करते हैं। तो क्लोनिंग करते टाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस इन डीएनए को कुछ स्पेसिफिक सेंटर पर काटते हैं। यहाँ पर देखिए स्टिकी एंड बन गया है। विशिष्ट सीक्वेंस पर यहाँ पर फॉरेन डीएनए और वेक्टर दोनों को काटा गया है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। विशिष्ट सीक्वेंस कहने का मतलब यहाँ पर जो एडेनिन थाइमिन है उसको काट दिया है और इधर का भी एडेनिन थाइमिन को काट दिया है, और डीएनए लाइगेज की सहायता से यहाँ पर देखिए
जोड़ा गया है तो केवल एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा है, थाइमिन एडेनिन के साथ, थाइमिन एडेनिन और एडेनिन थाइमिन, साइटोसिन ग्वानिन, ग्वानिन साइटोसिन, इसी सीक्वेंस पर जोड़ता है। इसी डीएनए के बेस पेयर पर दोनों सीक्वेंस यानी वेक्टर डीएनए खंड और फॉरेन डीएनए खंड दोनों को स्पेसिफिक सेंटर पर उसी बेस पेयर क्षारक युग्मों के साथ जोड़ता है। इसी को हम रेस्ट्रिक्शन साइट्स या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इसी बेस पेयर खंडों को खंडित करके जो है इसी क्षारक युग्मन को देखते हुए उसी सीक्वेंस पर काटता है और जोड़ता है। इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, क्योंकि दो डीएनए को आपस में जोड़ देने से रिकॉम्बिनेशन हो गया, इसीलिए हम इसे आरडीएनए कहते हैं। क्लियर। आगे हम देखेंगे क्लासेस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कितने ग्रुप में बांटा गया है। पहला है देखिए क्लास 1 एंजाइम। यह एंजाइम जो है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को पहचानते हैं किंतु विशिष्ट सीक्वेंस पर काटने में सक्षम नहीं होते। उदाहरण के लिए इको पीआई। दूसरा है क्लास 2 एंजाइम। यह एंजाइम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को पहचानने के साथ साथ जो है विशिष्ट सीक्वेंस पर काटने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए इको R1 हिंद 2। आगे हम देखेंगे क्लास 3 एंजाइम। यह एंजाइम डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को काट सकते हैं किंतु पहचानने में सक्षम नहीं होते। उदाहरण के लिए हिंद 3। आगे हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्या महत्व है। यह एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एंजाइम के बदौलत ही हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या फिर नए किस्मों की जीवों को हम उत्पादन कर सकते हैं। क्लियर। इसका उपयोग जो है जीन मैपिंग में किया जाता है, उसके साथ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर को समझने में भी किया जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम को खंडित करने के लिए भी हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे कंक्लूजन, इसके पश्चात देखेंगे रेफरेंस। सबसे पहले देखते हैं कंक्लूजन। इसके माध्यम से सेल के जेनेटिक सीक्वेंस को डिटेल में समझने में आसानी मिलती है, क्योंकि जेनेटिक सीक्वेंस को हम डिटेल रूप में समझेंगे उसके लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता होगी, क्योंकि डीएनए सीक्वेंस को स्पेसिफिक सेंटर पर काटने के लिए हमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। इसका रेफरेंस है पीके गुप्ता, एसएन पांडे, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक और साइटोजेनेटिक से लिया गया है। क्लियर। इसी के साथ मेरा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।